This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो हम आज काइनेटिक्स 6th में जाएंगे। आपकी रेफरेंस के लिए, जिसने भी अभी इससे पिछला सेशन नहीं देखा है उसको पहले पिछला सेशन देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सब कॉन्टिन्यूटी में है तो ये समझ नहीं आएगा। तो इसको शुरू करने से पहले आप शिवेद पे 5th लेक्चर बेटे देखेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और हमने कॉन्सेंट्रेशन पकड़ा हुआ है। हम लोगों ने मॉलिक्युलैरिटी जो कि थ्योरेटिकल है, ऑर्डर जो कि एक्सपेरिमेंटल है, देखा था। और हमने शुरू किया था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो कि आपको देखने से पता नहीं लग सकता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे। यूनिट्स ऑफ के देखा, इनिशियल रेट मेथड देखा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखा और ग्राफिकल मेथड हमने देखा। हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कुछ इक्वेशंस ड्राइव की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको सॉल्व किया है जैसा हमने पिछली बार देखा था। उसके साथ साथ आप एक पेपर के ऊपर इनको लिख के रखिए। हम इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और भी करेंगे, तो बजाय कि याद करने से आप वो रिलेशन को बार बार देखो, जैसे हाफ लाइफ पीरियड का ये सब। अब हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा रिव्यू, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ये भी हमने देखा था, राइट? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, राइट? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ऑल इंपॉर्टेंट, एंड टी हाफ का ऑर्डर हमने देखा था। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्टिव किए थे बेटे। अब बार हम एमसीक्यू थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है जी? तो जैसे हम हर बार करते हैं, तो ये आपकी आंखों के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। हम इनमें से कुछ एट रैंडम देखने वाले हैं। शुरुआत फर्स्ट से ही करते हैं। A first order reaction has a half life period of this much second. Rate constant. तो बेटे रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज 0.693 बाई टी हाफ। अब देखो, क्वेश्चन तो हर किसी को रिलेशन तो आता है, इसमें से आंसर कैसे निकालेंगे? आपको बुरा ना लगे तो मैं इसको 10⁻⁻² लिख सकता हूँ, राइट? 0.693 को, इसको 34.65 लिख सकता हूँ, अंदाजे से इसको अप्रोक्सीमेटेड 2.0, आप 2 भी लिखते तो चलता, राइट? तो इट इज गोइंग टू बी रफली 0.02। आपका आंसर बन जाएगा ए फॉर एप्पल, राइट? तो वहां पे आपकी जो ऑब्जेक्टिव में स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट हुई। सेकंड क्वेश्चन आप अभी के लिए पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि हमने आपको एक्टिवेशन एनर्जी अभी नहीं करवाई है बेटे, तो अभी के लिए ये पेंडिंग है, बट इसका आंसर आप अभी आगे देख लेंगे। The units for rate constant for zero order, I'm giving you as a homework. This is also going to be as a homework. Now, fifth question. The value of k for a reaction is this much. What is the order of the reaction? Do you remember? Order निकालने के लिए C units of k. तो ये जो आपको है, ये आपको अंदाजा देगा। बेटे मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है, आप खुद इसको करने वाले हैं यहाँ से जो मैंने आपको हिंट दिया है। और देखो वापस जाके कि आपको हमने किस तरीके से ये सिखाया हुआ है। क्या मैं आगे जा सकता हूँ? राइट? और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, 6th करते हैं, राइट? 6th question. A reaction is found to be second order with respect to concentration of carbon monoxide. This is R is equal to K, forget about anything else. Second order. If the concentration of carbon monoxide is double, the rate of reaction will be. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटे,
तो R1 इनिशियल K1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 1 ले लेना है, दैट इज K के बराबर हो गया। अब जब उसने डबल किया है तो K तो चेंज होना नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन को डबल आपका क्या हो जाएगा फॉर K1 और आपका आंसर क्या आ जाएगा B फॉर बॉम्बे। यू अंडरस्टैंड कैसे? 7th यूनिट्स होमवर्क। दिस इज द वे कि आपको यूनिट्स वाले वो क्वेश्चन याद होंगे। द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर हैविंग रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू इतना, यू रिमेंबर? तो T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K। जैसा हमने सिखाया था वैसे कर लीजिए। आप इसको 693 इंटू -3 रख सकते हैं। Why? Because this is going to be 200। ये मैं जानबूझ के करता हूँ, ये तकरीबन 3.5 पे गया। तो सबसे बेहतर आंसर आपको 8वें का कौन सा नजर आ गया है? बी फॉर बॉम्बे। सी, स्कीम लगानी सीखो बेटे। जितनी जल्दी आप स्कीम लगा पाओगे मतलब आंसर निकाल पाओगे, आपकी जीत उसमें आनी है और किसी चीज से आपको जीत नहीं मिलेगी। वो रिलेशंस बार बार देखो। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सुनो, अभी के लिए मैं निकला हूं, हो सकता है आपको ये रिलेशन ना याद हो, तो वापस जाइए और देखिए कहीं पे टी कंप्लीशन इज ए नॉट बाय के लिखा होगा। ए नॉट बाय के, रेफर योर नोट्स। 10th क्वेश्चन अभी के लिए पेंडिंग है, वो मैंने आपको टेम्परेचर इफेक्ट में कराना है। 11th क्वेश्चन, द ओवरऑल ऑर्डर मतलब ऐड कर दीजिए, ए की पावर हाफ बी की पावर 3/2, तो 0.5 1.5 आपका आंसर क्या आ गया है? द सेकेंड ऑर्डर। 12th क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है, इनफ कर लिया। 13th होमवर्क है, यू आर सपोज टू डू इट, आपके बगैर ये काम नहीं होगा। 14th क्वेश्चन आप करिए, मैं आपको समय देता हूं, पॉज कर दीजिए, राइट, म्यूट कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, आप सॉल्व करिए। जब आपका हो गया तो ऑन करिएगा। The answer for 14th is going to be the C. Let it be a test of 16 marks. तो जिनके यहाँ पे करेक्ट है वो +4 ले लीजिए, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था वो 0 ले लीजिए, जिनका आंसर नहीं आया है वो -1 ले लीजिए। ठीक। 15th, the rate of reaction with respect to ammonia will be, pause, with respect to ammonia will be, pause, खोलो, C। उसी प्रकार से आप +4 -1 ले लीजिए। 16th क्वेश्चन, पॉज करिए और C, डिपेंड्स अपॉन T हाफ is 0.693 by K1। 17th, पॉज करो, इज डी डॉक्टर, तो ऊपर रिलेशन लिखा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटे आप चेक करिए, आपके 16 में से 4 क्वेश्चन थे, मैंने जेई पैटर्न पे इवैल्यूएशन की है। आप देखिए कि कितने नंबर आपके आए हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके जितने भी मैंने ये एमसीक्यू दिए, यहाँ पे उनके हिंट्स दिए गए हैं, तो आप इनको हिंट्स देख लीजिएगा। आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वैसे ही लिखा था, आपको याद है क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग, डी 5 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, तो उनमें से जो DZ स्क्वायर है उसका एक्सेप्शनल शेप था, बेबी सूदर या डोनट शेप आप इसको बोल सकते हैं। तो इट लाइज अलोंग द Z एक्सिस। इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, तो वैसे ही मेरे मन में आया तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है बेटे। तो अब हम और आगे बढ़ने वाले हैं। द टॉपिक इज
order of the reaction can be determined by many methods. एक बार फिर देख लेते हैं. This is the graphical method. The graphical method. हालांकि पीछे मैंने आपको ग्राफ्स भी दे दिए हैं, बट फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं. This method is used when there is only one reactant. There is only one reactant. It involves the following steps. The concentration of the reactant are measured by some suitable methods. तो आपको concentration T1 पे, T2 पे, T3 पे, T4 पे, T5 पे दे दी गई. A graph is plotted between concentration versus time. से ऐसा कोई ग्राफ आ जाएगा. The instantaneous rate are calculated from this graph. Slope निकाल लो at different times. तो मेरे पास rate of reaction आ जाएगा. Now the rate of reaction, right, measured at different times are plotted versus concentration. ROR versus the concentration of reactant plot करें. आपको पता है जो rate of reaction है, ROR लिख देता हूं इसको, rate of reaction is concentration of reactant raised to the power n. तो यहीं से तो हम निकाल सकते हैं. If the rate of reaction remains constant, right, that is अगर यहाँ पे आपका ROR लिया था, यहाँ पे ये था, concentration के change करने से ये ऐसा हुआ, then the order is going to be बच्चों 0. देखो rate of reaction is unique. तो अगर ऊपर वाला ना आया तब आप आगे जाना, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ. तो अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो n इज इक्वल टू आपका 1 होएगा. समझ पा रहे हो? एंड सिमिलरली अगर आपका ग्राफ अगर ऊपर वाले दोनों नहीं आए तभी आप आगे जाना है ना. तो अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया तो दैट मीन्स n इज इक्वल टू आपका 2. आपका ग्राफ एक पावर के प्रोपोर्शनल आएगा. दैट इज गोइंग टू बी आपका ये बन जाएगा. तो देखने वाली बात क्या है, इधर देखो रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, इसकी पावर कितनी है, इंडिपेंडेंट है. सो दैट इज n इज इक्वल टू कितना हो गया, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर, इसकी पावर कितनी है 1, तो हमारा n कितना हो गया 1, वो जिसके प्रोपोर्शनल आएगा n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 हमारा आ जाने वाला है. ठीक, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में से निकला है. जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर तो हम आपको करवा ही चुके हैं. सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस का नहीं है, बट यू कैन गो विद दैट. ठीक, वो डेरिवेशन आपके कहीं भी आपके सिलेबस में नहीं है तो वो हम स्किप कर सकते हैं अभी के लिए डेरिवेशन, राइट. वो भी कभी जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली हम उसको डील कर लेंगे. नाउ मूविंग अहेड, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय, हम यूनिट से देख के कर चुके हैं. इनिशियल रेट देखा, चौथा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखा, थर्ड ग्राफिकल मेथड देखा, पांचवा द हाफ लाइफ मेथड. हाफ लाइफ मेथड अ वेरी इंटरेस्टिंग. जेई मेंस, जेई एडवांस में इसके काफी क्वेश्चन हमने पाए हैं, राइट. स्कूल बोर्ड के लिए हाफ लाइफ के बारे में वो नहीं पूछता है. The order of the reaction can be determined by half-life period methods, right? Half-life period method. In this method, the principle is that if the reaction is of nth order, then the half-life is inversely proportional to n minus 1. That is, do you remember that T half is a to the power n minus 1? Proportional था. For example, if the initial concentration reactant is C1 and half-life period is T2 1 लगा दिया, then the initial concentration of reactant and C2 and half-life period is T half 2. समझा? C1 पे ये T half क्या ले लिया है उसने 1, और C2 पे T half उसने क्या ले लिया है
तो इस प्रोपोर्शन से हम देख सकते हैं, दोनों को उठा के डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया बेटे? आपके पास रिलेशन ये आ गया। अब दोनों को लॉग ले लेते हैं, तो log t half 1 by t half 2, n minus 1 घूम के आगे आ गया, that is log c2 by c1, that is n is equal to 1, इधर आ गया, right? log this divided by log c2 by c1। इस रिलेशन को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। बोर्ड्स के लिए इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यही जो हमने अभी अभी आपके सामने ये सॉल्व किया था, राइट? द सेम थिंग which we solved, that's the same thing। इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये सीधा आ गया था, उसमें हमने लॉग ले लिया था। आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो डेरिवेशन है बेटे यही वाली। जरा इसको एक बार अपने हाथ से निकाल लीजिएगा, फायदा होने का है, सच में फायदा होने का है। अब वो तो थी थ्योरी, एप्लीकेशन कैसे आई, राइट? प्रैक्टिकल चीज कैसे आई। एट 500 केल्विन क्वेश्चन की फॉर्मेट में सीखते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ गैसियस रिएक्शन इज 80 किलो पास्कल, राइट? 350 सेकेंड पे, 80 किलो पास्कल पे 350 सेकेंड। When the pressure is 40 kilopascal, the half life becomes this। देखो कंपैरिजन से भी निकल सकते हो। Do you remember T half is directly proportional to a to the power n minus 1, right? अगर n आपका 0 है तो T half is a minus 1, that is it is T half is directly proportional to concentration A। 80 किलो पास्कल पे आपका जो टी हाफ था दैट इज 350 है। तो अगर मैंने इसको आधा किया है, 40 किलो पास्कल किया है, तो हमारा टी हाफ भी आधा हो रहा है। दैट मीन्स हमारा जो, ये आप समझ पा रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका n कितना हो गया है? तो 0 हो गया है, राइट? और मैंने आपके लिए ये दूसरे रास्ते से भी कर दिया है, आप दोनों रास्ते देख सकते हैं। T half is inversely proportional to concentration, तो ये आपके पास, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। दोनों में से जो भी रास्ता, ये वाला रास्ता जो मैंने यहाँ पे किया है, जो मैंने वहाँ पे समझाया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसको हाफ करने से T हाफ मेरा हाफ हो रहा है, तो हम यहाँ से अपना आंसर आसानी से ले सकते हैं। क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करिए, फिर मैं करूँगा। Pause। Your answer is A, 0 ऑर्डर। मैंने बोला जेई में इसके क्वेश्चन हमें मिले हैं, और तो कहीं पे इसके क्वेश्चन स्कूल बोर्ड्स में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। The time for half-life period of a certain reaction is 1 hour, right? आपने जो टी हाफ कोट करना है वो हमेशा इनिशियल करना है, that is 1 hour, right? When the initial concentration of A is 2 mole per liter, how much time does it take for its concentration to come from 0.5 to 0.25 if it is 0 order? You remember अभी भी क्या, 0 order के लिए it is going to be directly proportional for n is equal to 0। तो बेटे 2 से 1, simple method, 0.2 and 0.25। नोटिस उसने ये दिया हुआ है आपके पास 1 hour, तो अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रही है यहाँ से जाते हुए, तो टी हाफ भी आपका कितना रहना चाहिए? 0.5 आर। अरे अगर ये हाफ हुई है तो ये भी हाफ होगी, यही तो प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुई है, तो यहाँ पे आपका हाफ लाइफ पीरियड भी तो हाफ होना चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी 0.25
25 आर ए आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो आप यहां से भी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कहानी वही है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लंबा है और जो मैंने आपको करवाया वो छोटा था। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यू सॉल्व इट, मैं इसको बाद में सॉल्व करूंगा। आप पॉज कर दीजिए और फिर थोड़ी देर बाद इसको खोलिएगा। A reaction was observed for 15 days and percentage of reactant remaining after the days indicated was recorded, right, in the following table. तो हमने देखो सिर्फ हाफ लाइफ देखना है, आधा। तो ये एक सेकंड देखो बेटे, 100 से 50 पे गया, 50 से 25 पे गया, 25 से 12.5 पे गया। आप सिर्फ इनको देखो, यू अंडरस्टैंड, सिर्फ इनको देखिए। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई है। तो यहां से 0 से 2 पे गया, 0 से 2 पे गया, तो जो हाफ लाइफ है आपने पहले वाला कोट करना है। तो इसका मतलब मेरा आंसर देखो, अभी उसने नीचे टेबल में से देखो, हाफ लाइफ तो 2 है, तो मेरा आंसर ए और सी में से हो गया। बी एंड डी इज रूल्ड आउट, क्योंकि हाफ लाइफ इनिशियली देखो ना, 100 से 50 वो कितने पे हुआ, जो पहले डाटा दिया गया वो लेंगे, 6 तो हो ही नहीं सकता है। अब देखने की बात ये है कि आपकी कंसंट्रेशन यहां से यहां पे 2 दिन में हुई, राइट, और यहां से यहां पे वो आपकी कितने दिन में हुई, 4 दिन में हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कंसंट्रेशन को हाफ किया, आपका जो ऑर्डर है, जो हाफ लाइफ है, वो डबल हो गया। तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n-1। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो कब होगा, जब n आपका कितना होएगा, 2 होएगा। तो आपका आंसर कौन सा बनने वाला है बेटे? एक मिनट, मैंने गलती कर दी। आपका आंसर क्या बनने वाला है? ये वाला बनने वाला है, सेकेंड ऑर्डर, n is equal to 2, your answer is C, Calcutta. It's a good question, do solve it, फायदा होएगा, काफी फायदा होएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं आपको ये एक होमवर्क दे रहा हूँ, राइट, मस्ट डू इट। ये आपको यहाँ पे सॉल्व भी करके दिया हुआ है, आप चाहें तो मेरे रास्ते से भी निकल सकते हैं, जिसे आपको सिखाया गया था। तो क्लास के बाद आप यहाँ पे एक नोट लिखने वाले हैं, डिस्कस्ड हाउ टू मेजर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यूजिंग टी हाफ। प्लीज इसको एक थ्योरी का क्वेश्चन लेके चलेंगे आप, राइट, थ्योरी इसको मान के इसको पूरे करेंगे। हम कर क्या रहे हैं? ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय, हमने खूब सारे मेथड्स देखे हैं, अब हम अगले पे जा रहे हैं, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म, few reaction called complex reaction. For example, class 11th में आपने मीथेन प्लस क्लोरीन द methyl chloride का मैकेनिज्म देखा होगा। पहले सनलाइट गिरती है, क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है, क्लोरीन एटम जमा होता है, वो क्लोरीन एटम फिर मीथेन में से एक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करता है, फिर वो आगे रिएक्ट करता है, बला बला बला। So few reaction called complex reaction. What is complex? ये जो बोर्ड पे लिखा है, occurs through steps that is known as elementary steps. आप स्कूल गए, this is going to be complex. आप स्कूल जाने के लिए आपने क्या किया, कर्म किया, वो हमें देखना है कि आप पहले घर के बाहर गए, बस पकड़ी, स्कूल पहुंचे, अंदर गए स्कूल के, those are the elementary steps. Step by step detailed description of reaction is known as mechanism of the reaction. पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर प्रोडक्ट आया। Remember, the slowest step
इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। मैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को आरडीएस बोलूंगा। सबसे जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप माना जाए। मान लीजिए आप 4 दोस्त मिलके पंखे बना रहे हैं। एक पंखे की मोटर बनाता है, एक पंखे की बॉडी बनाता है, एक उसके जो फैंस हैं ना, जो जिसको पंखे वो पंख बोलते हैं वो बनाता है, एक पेंट करता है। बाकी सब तो अपना काम 10 दिन में 100 पंखे की काम कर देते हैं। जो पेंटर है वो 10 दिन में सिर्फ 5 ही आपके पास पंखों को पेंट कर पा रहा है। तो मार्केट में जितने भी पंखे जाएंगे, जो सबसे स्लो स्टेप पेंटर की वजह से कम जाएंगे। That is going to be the rate determining step, RDS बोलते हैं। Then हमें reactions which occurred in more than one step are called complex reaction. Mechanism of reaction समझ आ गया। Rate determining step, the slowest step of complex reaction is known as RDS. Reaction intermediates are highly unstable. What is reaction intermediate? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में अगर कोई चीज बने, हम उसको इंटरमीडिएट या आई स्टार लगा देते हैं। नॉर्मली हम इनके ऊपर कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं या स्टार लगा देते हैं। ये बनते हैं, रिएक्शन के दौरान खत्म हो जाते हैं। दे आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉयड बिफोर द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, so they cannot appear in the rate equation. Intermediate cannot appear in the rate equation. अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन ढंग से। Overall molecularity of any complex reaction is not defined. Molecularity of complex reaction कुछ नहीं है। We can define molecularity of each step separately. इसको बाद में कॉपी भी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। Molecularity is going to be valid for every step. And overall order is the order of rate determining step. The overall order of the reaction is the order of the slowest step, rate determining step. समझेंगे? इस तरीके से देखेंगे। ये मैंने जानबूझ के आपको हाईलाइट किया है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कैन नॉट अपीयर इन द रेट लॉ इक्वेशन। ठीक। Rate of a complex reaction is determined by the slowest step. कोई याद नहीं करेगा? आप यहाँ पे देखेंगे। मान लो A plus 2B C plus D ओवरऑल रिएक्शन है। आप इसको क्या बोलेंगे बेटे? ओवरऑल नेट रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आप स्टेप 1 को, स्टेप 2 को क्या बोलेंगे? द एलिमेंट्री स्टेप। फर्स्ट स्टेप में A plus B ने मिलके C plus I बना दिया। अब देखो ये जो I है वो कहीं पे भी अपीयर नहीं हो रहा, ना रिएक्टेंट में ना प्रोडक्ट में। दैट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। लेट दिस रिएक्शन, वो आपको बताएगा, बी द स्लो स्टेप। तो आपके पास जो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है K1 A into B आ गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट। स्टेप 2 B plus intermediate forms D and that is going to be K2B I मेरे पास आ गया है। समझ गया? अब आप देखिए पहले स्टेप में स्लोवेस्ट को उठाना है। स्लोवेस्ट स्टेप में जो लॉ ऑफ मास एक्शन से आपके पास A एंड B आ रहा है, अगर वो मेन इक्वेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में है तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे खत्म किया है। इस वक्त इसका जो रेट लॉ होगा वो ये बनेगा K A into B, राइट। और इसका जो नेट ऑर्डर होगा 1 and 1, नेट ऑर्डर कितना बन जाएगा? तो 2 बन जाएगा। स्लोवेस्ट स्टेप से हमने ये देखा है, राइट। इन जनरल क्या सिखाया था? मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, but sometimes molecularity of a complex reaction is taken equal to the molecularity of the rate determining step. बच्चों याद नहीं करने का है, ठीक। हम इसको क्वेश्चन के रास्ते से देखने वाले हैं।
तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, A2B2 2AB has the mechanism ये, that is ये आपको दिया जाएगा A2 gives you A plus A fast reaction। अब देखो ये जो A है वो मेन रिएक्शन में नहीं आ रहा, दिस इज द रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब A रिएक्ट करता है B2 के साथ, AB प्लस B बनाता है जो कि स्लो रिएक्शन है। B भी आपका एक इंटरमीडिएट है। फिर A एंड B आपस में मिलते हैं और AB बनाते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा, तो आपको सबसे पहले स्लो स्टेप पकड़ लेना है, राइट? चलना ही ऐसे है, आपको स्लोअर स्टेप पकड़ना है। तो इसके मुताबिक रेट इज इक्वल टू के ए इंटू B2 आ गया, राइट? अब यह एक्सेप्टेबल होता अगर इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं होता है, तो हमें A को यहां से हटाना होगा। Why? A is the reactive intermediate। अब A मुझे मिल रहा है फर्स्ट के अंदर, राइट? तो अब मुझे दूसरे स्टेप में मुझे A को हटाना है, वो मुझे इसमें मिल गया है फर्स्ट में। तो बेटे आपके पास अब की बार मैं कलर चेंज कर रहा हूं बच्चों, ये हरा कलर ले आए हैं। फर्स्ट को देखते हुए R इज इक्वल टू, उसका रेट इक्वेशन मत लिखिए, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए। कैपिटल K इज इक्वल टू, यू रिमेंबर, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, दैट इज A is equilibrium constant into A2, that is A is equal to K A2 पावर हाफ। इस A को लेके आप यहां पे डाल दीजिए। अब आपने ये ड्रामा किया क्यों है? आपने A को एलिमिनेट करना है। यहां पे आ गया है A2 पावर 0.5 B2 पावर दिस। अभी ये चलेगा क्योंकि मुझे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में चाहिए। तो आपका कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, A2 पावर हाफ B2 पावर 1, तो नेट ऑर्डर 1 प्लस 0.5 कितना आ गया? 1.5। आप एक बार दोबारा करेंगे और ये हमने यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, राइट सन? जरूरी होगा। खूब सारे क्वेश्चन ये वही है, I just want to give it as a homework। सेम स्टेप है, एक बार डिस्कस कर देता हूं। ये आपने सबसे पहले स्लोवेस्ट स्टेप उठाना है, ठीक? और जब आपने स्लोवेस्ट स्टेप उठाया है, R इज इक्वल टू K, इट इज O3, ठीक है ना? इसको उठाना है। अब देखो, नो नीड टू गो फर्दर। व्हाई? बिकॉज ओजोन तो मेरे पास पड़ा था ना रिएक्शन में, तो आपका आंसर सीधा यहीं से ही निकल जाएगा बेटा पाटी। समझे हो? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, a different type of question, let's solve it। इसमें 2 स्टेप्स हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो क्या सिखाया था? सबसे पहले स्लोवेस्ट को उठा लो, R2 K Cl इंटू CO। भाई CO तो है बट Cl नहीं है, तो हमें Cl को एलिमिनेट करना होगा। कलर चेंज, इसको एलिमिनेट करना है, राइट? वो मुझे पहले में नजर आ रहा है, ठीक है जी, Cl। तो फ्रॉम फर्स्ट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। प्लीज देखो गड़बड़ी क्या हुई थी, मैंने सेकंड को देखा, मुझे थर्ड को देखना था बेटे, तो ये मेरी गलती थी, तो मैं लाल पेन से करूंगा, ठीक। इसको देखना था, थर्ड को। R3 इज इक्वल टू K COCl Cl2। COCl को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे COCl2 था, राइट। COCl मुझे सेकंड इक्वेशन में नजर आ गया है, सेकंड में, दैट इज K इज इक्वल टू COCl, स्लोवेस्ट का लॉ ऑफ मास एक्शन, बाकियों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Cl CO COCl is equal to equilibrium constant क्लोरीन इंटू CO। ये COCl को उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो मेरे पास आ गया, ये बन गया R, बस R ही लिख लेते हैं, 3B क्यों लिखते हैं, दैट इज K, राइट, Cl2, कलर वहीं पे रख रहा हूं ताकि दिखता रहे, K Cl Cl। अब ये मेरी मेन इक्वेशन में नहीं है, इसको काटना है, तो इसको काटने के लिए हमने इक्वेशन 1 को उठा लिया, कैपिटल K क्लोरीन पावर 2 Cl2 पावर 1, that means chlorine is equal to equilibrium constant अंडर रूट क्लोरीन पावर अंडर रूट। इस क्लोरीन को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपका आंसर आ गया R इज इक्वल टू K इंटू K, Cl की जगह पे क्या आ गया, Cl2 पावर हाफ CO Cl2, इकट्ठा कर दीजिए, ये भी K एक हाफ भी आ रहा था, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, क्लोरीन और CO पावर 1, सो दैट इज गोइंग टू बी आपका क्या आ गया, द रेट लॉ आ गया है। एक बार आप दोबारा करो, ठीक। डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयोडीन इज गिवन एज, ऐसा दिया गया है, राइट। अब ये उल्टा जाने की कोशिश कर रहा है बच्चों, ये डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड ICl, दैट इज उसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, कहता है जो मेरा रिएक्शन है दैट इज K H2 पावर 1 है और ICl पावर 1 है, तो बताओ मैकेनिज्म A और मैकेनिज्म B में which of the above mechanism can be consistent with the information, इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है, ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन। तो अगर मैं फर्स्ट मैकेनिज्म को देखता हूं, तो मेरा जो रेट आता है H2 ICl पावर 2, और ये तो मैच नहीं कर रहा है किस इंफॉर्मेशन के साथ, इसके साथ, तो इसका मतलब ये मैकेनिज्म नहीं हो सकता है। अब मैकेनिज्म बी को देखते हैं, क्या सिखाया था, स्लोवेस्ट स्टेप को पकड़ लो, इसके मुताबिक रेट इज इक्वल टू के H2 पावर 1 आयोडीन मोनोक्लोराइड पावर 1, अरे ये तो हमारा इसके साथ मैच कर रहा है और आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वाई, बिकॉज H2 एंड ICl तो मेरी मेन इक्वेशन में पड़े, तो मेरा आंसर कौन सा बनेगा, द डी डॉक्टर विल बी द आंसर, अंडरस्टूड। दैट इज, इस तरीके के मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। यू आर सपोज टू
copy this after the class. It's very important, right? Very important. और मैं कॉपी भी लिख रहा हूं, आप इसको कॉपी करने वाले हैं, राइट? इसमें मैंने रेट डिटरमिनिंग स्टेप थ्योरी के बारे में पढ़ाया है। कॉपी, मस्ट कॉपी, ठीक, सारे का सारा वही चीज है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जेई, आपके बोर्ड्स तक आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ सकता है, वही चीज है बेटे, नथिंग न्यू, सिर्फ ये बताने के लिए, ठीक है जी। तो हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में सिखाया गया है। यहां से आगे हम अगली क्लास में चलने वाले हैं। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, आप कह सकते हैं ऑर्डर निकालने का ये भी एक ढंग है, बट मैंने उसको लिस्ट में नहीं डाला है, तो ये हम अगली क्लास में करेंगे। आज आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसकी मास्टरी करिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए उसके ऊपर, और नेक्स्ट सेशन में 7th में हम यहाँ से आगे चलेंगे बेटे। आपको ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड के बारे में बताऊंगा, और हम वापस जब इसमें से निकलेंगे तो हम ये आ जाएंगे टेम्परेचर इफेक्ट सेकंड के ऊपर, बट वो अभी नहीं आएगा, वो मेरा ख्याल एक लेक्चर और लगेगा मैंने। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, गुड लक, बाय।